नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम अभ्यास में। टेस्ट सीरीज की श्रृंखला में यह हमारी डिकोड एग्जाम की इकोनॉमिक्स की दूसरी टेस्ट सीरीज है, जो कि हम सब्जेक्ट वाइज टेस्ट सीरीज सॉल्व कर रहे हैं। इकोनॉमिक्स की हमारी पहली टेस्ट सीरीज कवर हो चुकी है, यह हमारी दूसरी टेस्ट सीरीज है। चलिए चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन पे। कुछ नेट्स वक्र क्या दर्शाता है? वक्र क्या दर्शाता है? तो ये आय असमानता और आर्थिक विकास दर्शाता है। क्या दर्शाता है? आय असमानता और आर्थिक विकास। कुजनेट्स वक्र साइमन कुजनेट्स के सबसे महत्वपूर्ण सैद्धांतिक अनुसंधान कार्यक्रमों में से एक है। ये वक्र आय असमानता और आर्थिक विकास के बीच उल्टे यू का संबंध दर्शाते हैं। इसके अनुसार कोई देश जब विकास करता है तो बाजार की ताकतों द्वारा संचालित आर्थिक असमानता का एक प्राकृतिक चक्र उत्पन्न हो जाता है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। निर्धनता के दुष्चक्र किसकी अवधारणा है? तो आपकी रैगनर की है। किसकी है? रैगनर की। ये अर्थशास्त्री रैगनर नेक्स्ट हैं, इनकी अपनी पुस्तक है। कौन सी है? प्रॉब्लम्स ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन इज अंडर डेवलपमेंट कंट्रीज में निर्धनता के जो दुष्चक्र हैं वह विस्क्यूअस साइकिल ऑफ पॉवर्टी की अवधारणा प्रस्तुत की थी। चलो अगला क्वेश्चन है, एंट्री पोर्ट व्यापार का संबंध किससे है? तो ऑप्शन 4 दिए गए हैं। निर्यात के आयात की गई वस्तुओं, इसमें बताना है कि किससे संबंधित है। तो आपका निर्यात के लिए आयात की गई जो वस्तुएं हैं, इससे किससे संबंधित है? एंट्री पोर्ट व्यापार से। एंट्री पोर्ट व्यापार से संबंधित है। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत में जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं उनको प्रोत्साहन देना क्या कहलाता है? तो निजीकरण नीति और वैश्वीकरण नीति दोनों कहलाता है। तो दोनों उपयुक्त, दोनों कथन आपके सही हो जाएंगे। जो बहुराष्ट्रीय कंपनियों को जो बढ़ावा देना है उसको निजीकरण और वैश्वीकरण और उदारीकरण की नीति से ही संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, विशेष आर्थिक क्षेत्र जो है एसईजेड अधिनियम जो प्रभावी हुआ था, कब हुआ था? तो 2006 में प्रभावी हुआ था। 2006 में प्रभावी हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन है, ईपीसीजी का जो पूर्ण रूप है क्या है? तो एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स आपका इसका इसका है ई पी सी जी का पूर्ण रूप है, फुल फॉर्म है। क्या है? तो एक्सपोर्ट प्रपोशन प्रमोशन कैपिटल गुड्स। एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स इसका फुल फॉर्म है। ई व्यापार क्या होता है? तो ई व्यापार होता है इंटरनेट पर व्यापार करना, उसे हम ई व्यापार कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, भुगतान संतुलन संबंधित है, किससे संबंधित है? तो आयात एवं निर्यात से संबंधित है। या भुगतान संतुलन, भुगतान संतुलन। अगला क्वेश्चन है, एक देश के निवासियों का जो विश्व के अन्य देशों के निवासियों के साथ सामान्यतः एक वर्ष के दौरान जो अंतरराष्ट्रीय आर्थिक व्यवहार या लेन देन होते हैं उनका विवरण या खाते में करते हैं, उसे भुगतान संतुलन बैलेंस ऑफ पेमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? बैलेंस ऑफ पेमेंट कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, आद्यस्य का संतुलन क्या है? जो चालू खाते में पाया जाता है से आप क्या समझते हैं? से आप क्या समझते हैं? तो सेवाओं की जो बिक्री है, सेवाओं की बिक्री। अगला क्वेश्चन है, तो आपने देख लिया। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में कौन भुगतान संतुलन के संदर्भ में चालू खाता में शामिल नहीं होता? चालू खाता में शामिल नहीं होता। तो ऑप्शन ए और ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी इसका सही हो जाएगा। 1 2 3 व्यापार संतुलन, आदर्श संतुलन और भुगतान का स्थानांतरण ये शामिल नहीं होता है, बाकी विदेशी परिसंपत्तियां शामिल होती हैं। निम्नलिखित में कौन भुगतान संतुलन के घटक नहीं है? तो आपका राजस्व खाता भुगतान संतुलन का घटक नहीं है। भुगतान संतुलन के 3 मुख्य घटक हैं, चालू खाता, पूंजी खाता और वित्तीय खाता। अगला क्वेश्चन है, ओलिगोपॉली से आप क्या समझते हैं? तो बेचने वाले कम हो लेकिन खरीदने वाले ज्यादा, ये आपका क्या हो जाएगा? ओलिगोपॉली। ओलिगोपॉली बाजार का वह संरचना है
जिसमें एक बाजार या उद्योग पर बड़ी संख्या में बड़े विक्रेताओं या उत्पादकों का प्रभुत्व होता है। ओलिगोपोली अक्सर मुनाफे को अधिकतम करने की इच्छा से उत्पन्न होती है, जिससे कंपनियों के बीच मिली भगत होती है। क्या होती है? मिली भगत होती है। अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु की संतोषजनक शक्ति कहलाती है, उपयोगिता कहलाती है, क्या? यूटिलिटी कहलाती है। वांछित संतुष्ट की शक्ति को उपयोगिता कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु की विशिष्ट मात्रा जिसकी किसी विशेष अवधि के दौरान मांग की जाती है, मांग की जाती है, उसे हम क्या कहते हैं? मांग, मात्रा की मांग क्या कहते हैं? मात्रा की मांग कहते हैं। यदि किसी वस्तु का विशिष्ट मात्रा को संदर्भित करती है जिसकी किसी विशेष अवधि के दौरान मांग की जाती है, उसे मात्रा की मांग, क्वांटिटी डिमांड कहलाती है। क्या कहलाती है? क्वांटिटी डिमांड। अगला क्वेश्चन है, ये सामान जो एक दूसरे की मांग को पूरा करते हैं, इसलिए एक निश्चित अनुपात में एक मांग की जाती है, उसे कहते हैं आपका पूरक सामान। क्या कहते हैं? पूरक सामान कहते हैं। पूरक सामान वे सामान हैं जो एक दूसरे की मांग को पूरा करते हैं और इसलिए एक निश्चित अनुपात में एक साथ मांग की जाती है। उदाहरण, कलम और स्याही, रोटी और मक्खन आदि। अगला क्वेश्चन है, वे सामान कौन से हैं जिनकी मांग उपभोक्ता की आय से विपरीत रूप संबंधित है? तो आपका हो जाएगा घटिया सामान से। अगला क्वेश्चन है, किसी विशेष वर्ष में किसी देश के घरेलू क्षेत्र के भीतर सभी उद्यमों द्वारा सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का जो कुल मूल्य कहलाता है, तो क्या कहलाता है आपका? तो जीडीपी कहलाता है। किसी विशेष वर्ष में किसी देश के घरेलू क्षेत्र के भीतर सभी उद्यमों द्वारा सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का जो कुल मूल्य है, उसे हम जीडीपी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन राष्ट्रीय आय की गणना की विधि नहीं है? तो आपका कारक आय जो होगा वो राष्ट्रीय आय की गणना की विधि नहीं। राष्ट्रीय आय की गणना के निम्नलिखित तरीके हैं, आय विधि, व्यय विधि, उत्पाद विधि या मूल्य वर्धित विधि या आउटपुट विधि। अगला क्वेश्चन है, विनिमय एक प्रणाली जहां माल का आदान प्रदान माल के रूप में जाना जाता है, उसे हम कहते हैं आपका सीसी अर्थव्यवस्था और वस्तु विनिमय प्रणाली। आपका दोनों सही हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन मुद्रा अवमूल्यन के लिए जिम्मेदार है? तो आपका हो जाएगा देश में निर्यातों को बढ़ना और आयातों का घटना, ये मुद्रा अवमूल्यन का जिम्मेदार है। उससे है मुद्रा अवमूल्यन से जिम्मेदार है। मुद्रा अवमूल्यन के कारण देश की मुद्रा का जो विदेशी मुद्राओं के सापेक्ष मूल्य गिर जाता है, जिसके कारण अवमूल्यन करने वाले देश के निर्यात सस्ते तथा आयात महंगे हो जाते हैं। परिणाम स्वरूप अवमूल्यन वाले देश के निर्यातों में वृद्धि तथा आयातों में कमी आती है। अगला क्वेश्चन है, वह कौन सी मुद्रा होती है जिसका मूल्य वस्तु मूल्य से अधिक हो? उसे हम साख मुद्रा कहते हैं। क्या कहते हैं? साख मुद्रा। वस्तु विनिमय प्रणाली की कमियां क्या हैं? तो आपकी उपरोक्त सभी ऑप्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आस्थगित भुगतान के लिए मानक का अभाव, विभाज्यता की कमी, मूल्य के सामान्य उपायों की कमी, ये आपके तीनों हो जाएंगे। बाकी वस्तु विनिमय प्रणाली की जो कमियां हैं निम्नलिखित हैं, चाहतों के दोहरे संयोग का अभाव, मूल्य के सामान्य मापों का अभाव, मूल्य के भंडार का अभाव, विभाज्यता का अभाव, स्थगित भुगतानों के लिए मानक का अभाव। ये आपके 5 आपके वस्तु विनिमय की कमियां हैं। अगला क्वेश्चन है, किसमें जानबूझकर मुद्रा और साख की मात्रा में वृद्धि करके वस्तु मूल्यों में वृद्धि का प्रयास किया जाता है? तो इसमें हो जाएगा आपका मुद्रा संस्फीति। क्या हो जाएगा? रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन, रिफ्लेशन, रिफ्लेशन। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे। इसमें क्या था, तो इसकी व्याख्या एक बार पढ़ लेते हैं। रिफ्लेशन की वह प्रक्रिया है जिसमें जानबूझकर मुद्रा और
साख की मात्रा में वृद्धि करके वस्तु मूल्यों में वृद्धि का प्रयास किया जाता है। संस्फीति रिफ्लेशन प्रायः अर्थव्यवस्था में व्यापक मंदी से छुटकारा प्राप्त करने के लिए किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे। निम्नलिखित में से किसमें मुद्रास्फीति और बेरोजगारी साथ साथ विद्यमान रहते हैं? तो आपका हो जाएगा निष्पन्द स्थिति। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है। चालू लेखा घाटा क्या है? तो आपका हो जाएगा ये किसी देश के व्यापार का एक माप जहां उसके द्वारा आयात की जाने वाली वस्तुओं और सेवाओं का जो मूल्य है उसके द्वारा निर्यात किए जाने वाले उत्पादों के मूल्य से अधिक होता है। ये हो जाएगा आपका चालू लेखा घाटा। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे। मुद्रा का अवमूल्यन आयातों को बढ़ाने के लिए किया जाता है। तो ये आपका गलत हो जाएगा। विदेशी जो बाजार में घरेलू वस्तुएं सस्ती हो जाती हैं, ये आपका कारण तो सही है। तो ए गलत है परंतु आर सही है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा सही। बंद अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या है? तो आपका ना निर्यात और ना ही आयात, इसे कहते हैं बंद अर्थव्यवस्था, क्लोज्ड इकोनॉमी। क्लोज्ड इकोनॉमी। बहुपक्षीय विनियोग गारंटी संस्था किससे संबंधित है? तो विकास एवं पुनर्निर्माण हेतु ऋण, या विकास हेतु ऋण, या निजी क्षेत्र का ऋण, या गैर व्यापारिक जोखिम हेतु निवेश की गारंटी। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर। गैर व्यापारिक जोखिम हेतु निवेश की गारंटी। 12 अप्रैल 1988 को विश्व बैंक समूह के नए सदस्य के रूप में मीगा बहुपक्षीय विनियोग गारंटी संस्था की स्थापना की गई। मीगा को विकासशील देशों में गैर वाणिज्यिक जोखिमों के खिलाफ निवेश बीमा के सार्वजनिक और निजी स्रोतों के पूरक के लिए बनाया गया था। अगला क्वेश्चन। आईएमएफ की स्थापना कब हुई? तो 1944 में होती है, 1944 में। इसका जो हेडक्वार्टर है कहाँ है? तो वाशिंगटन डीसी में है। कहाँ है? वाशिंगटन डीसी में है इसका मुख्यालय। अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में कौन विश्व बैंक समूह का संगठन नहीं है? तो कौन सा नहीं है? तो एआईआईबी नहीं है। विश्व बैंक के समूह के जो 5 संगठन हैं वो कौन से हैं? आईबीआरडी है, आपका मीगा है, आपका आईडीए है, आपका आईसीएसआईडी है और आपका आईएफसी है। ये इतने हैं 5 ही। आईएमएफ की जो लेखा मुद्रा कहलाती है, क्या कहलाती है आपका? एसडीआर। एसडीआर विशेष आहरण अधिकार। क्या है? विशेष आहरण। सदस्य देशों की अन्य आरक्षित संपत्तियों के पूरक के लिए 1969 में आईएमएफ द्वारा बनाई गई एक ब्याज असर वाली अंतर्राष्ट्रीय आरक्षित संपत्ति है। आईएमएफ का मुख्यालय कहाँ है? तो वाशिंगटन डीसी में। आईएमएफ की 5 मुद्राओं में कौन सम्मिलित नहीं है? रूबल सम्मिलित नहीं है। 5 मुद्राएं कौन सी हैं? डॉलर है, यूरो है, एन है, पाउंड है और युआन है। अगला क्वेश्चन है। वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है? तो ये विश्व बैंक के द्वारा प्रकाशित की जाती है। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है? तो डब्ल्यू ई एफ के द्वारा प्रकाशित की जाती है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक किसका प्रकाशन होता है? कौन करता है? तो आईएमएफ करता है, आईएमएफ। ग्लोबल इक्वालिटी क्राइसिस रिपोर्ट किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है? तो आपकी ऑक्सफैम इंटरनेशनल, ऑक्सफैम इंटरनेशनल के द्वारा प्रकाशित की जाती है। वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है? तो अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के द्वारा प्रकाशित की जाती है। ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है? तो डब्ल्यू ई एफ के द्वारा प्रकाशित की जाती है। ट्रिप्स का पूर्ण रूप क्या है? तो ट्रिप्स का है बौद्धिक संपदा अधिकारों के व्यापार संबंधी पहलू, ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। डब्ल्यूटीओ के अनुसार उनके सब्सिडी मंदों में कौन सही नहीं है, कौन नहीं है? तो का ब्राउन बॉक्स नहीं है। आप प्रति संतुलन शुल्क से क्या समझते हैं? तो यह निर्यात देश द्वारा प्रदान की जाने वाली सब्सिडी को संतुलन करने के लिए आयातित वस्तुओं पर लगाया जाता है।
प्रति संतुलन शुल्क, प्रति संतुलन शुल्क यह निर्यातक देश द्वारा प्रदान की जाने वाली सब्सिडी को संतुलन करने के लिए आयातित वस्तुओं पर लगाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सही है आपका? तो ग्रीन बॉक्स सब्सिडी के अंतर्गत दी जाने वाली सब्सिडी सामान्यतः व्यापार में विकृति पैदा नहीं करती या फिर न्यूनतम विकृति उत्पन्न करती, तो आपका यही सही हो जाएगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए केवल एक सही हो जाएगा, केवल एक सही। नाटो का मुख्यालय कहाँ है? तो नाटो का मुख्यालय है ब्रुसेल्स में। ब्रुसेल्स कहाँ है? तो बेल्जियम में है। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय कहाँ है? तो आपका कहाँ है? आपका पड़ेगा वियना में। वियना ऑस्ट्रेलिया में है। निम्नलिखित में कौन आपका सही है? तो इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। एमनेस्टी इंटरनेशनल लंदन में है। बाकी कौन से ऑर्गेनाइजेशन से? डब्ल्यू वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन लंदन यूके में है। एमनेस्टी इंटरनेशनल लंदन यूके में है। फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन आपका रोम इटली में है, जैसे हम FAO कहते हैं। और ओपेक कहाँ है आपका? तो वियना ऑस्ट्रेलिया में है। कहाँ है? वियना ऑस्ट्रेलिया में है। निम्नलिखित में से कौन सही है? आपकी संस्था दी गई है, एक तरफ मुख्यालय दिए गए हैं। इसमें आपका कौन सही है? तो इंटरपोल आपका फ्रांस में है। इंटरपोल आपका फ्रांस में है। यूएनओ कहाँ है? तो न्यूयॉर्क में है। यूएनईपी कहाँ है? तो नैरोबी केन्या में है। UNHCR कहाँ है? तो जेनेवा में है। और इंटरपोल कहाँ है? तो फ्रांस में है, लियोन्स फ्रांस में है। सार्क की स्थापना कब होती है? तो 1985 में सार्क की स्थापना होती है। सार्क की स्थापना होती है तो सार्क में कौन कौन से देश हैं? भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, मालदीव, भूटान द्वारा मिलकर की गई थी। 2007 में अफगानिस्तान इसका 8वां देश बना था। इसका मुख्यालय काठमांडू में है। निम्नलिखित में से कौन सार्क का सदस्य नहीं है? तो आपका म्यांमार नहीं होगा। 8 देश सदस्य हैं आपका, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, भारत, नेपाल, मालदीव, पाकिस्तान, श्रीलंका। बिम्स्टेक का कौन सदस्य नहीं है? तो पाकिस्तान नहीं है। श्रीलंका, थाईलैंड और बर्मा आपके बिम्स्टेक के सदस्य हैं। चलिए निम्नलिखित में कौन G20 का सदस्य नहीं है? थाईलैंड G20 का सदस्य नहीं है। भारत, तुर्की, ऑस्ट्रेलिया है। इसमें 20 देश हैं आपका, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, दक्षिण कोरिया, मेक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ यूरोपीय संघ आपका G20 के सदस्य हैं। निम्नलिखित में से G7 का सदस्य कौन सा नहीं है? तो आपका रूस सदस्य नहीं है। बाकी जर्मनी, जापान, USA है। फ्रांस, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य शामिल है। निम्नलिखित में कौन आसियान देशों में शामिल नहीं है? भारत आसियान देशों में शामिल नहीं है। कौन कौन से आसियान में शामिल हैं? तो इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, ब्रुनेई, वियतनाम, लाओस, म्यांमार, कंबोडिया शामिल है। निम्नलिखित में कौन इसका सही है? कौन इसका आंसर सही हो जाएगा? तो आपका इसके प्रथम अध्यक्ष KC कामत है, न्यू डेवलपमेंट के, और इसका मुख्यालय संघाई में है। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा? C ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। सूची 1 और सूची 2 को मिलान करना है। सूची 1 और सूची 2 को मिलान करना है, तो इसमें क्या आपका बी आंसर सही हो जाएगा, एक आपका 2 हो जाएगा। मोरारजी देसाई क्या है? बैंकों पर सामाजिक नियंत्रण। राजमन्नार समिति केंद्र राज्य संबंध से है। मौद्रिक नीति किससे संबंधित है आपका? C रंगराजन से संबंधित है। WPI CPI किससे संबंधित है आपका? तो आपका सूचकांक से संबंधित है। चलिए अगला क्वेश्चन है, वैश्विक लिंग सूचकांक के आकलन हेतु किस मापदंड का प्रयोग नहीं होता है? किस मापदंड का प्रयोग नहीं होता है? किसका प्रयोग नहीं होता है? आपका रहन सहन का प्रयोग नहीं होता है। आर्थिक भागीदारी और अवसर, शैक्षिक उपलब्धियां, स्वास्थ्य एवं उत्तरजीविका और राजनीतिक सशक्तिकरण, इन चारों का किया जाता है उपयोग। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया गया? तो आपका कब मनाया जाता है? तो 15 मार्च को मनाया जाता है। वीवी गिरी राष्ट्रीय श्रम संस्थान स्थित है कहाँ है? तो नोएडा में है। प्रथम विश्व खाद्य पुरस्कार 1987 में किसे दिया गया? तो आपका MN स्वामीनाथन को दिया गया। MS स्वामीनाथन को दिया गया। प्रथम खाद्य पुरस्कार 1987 में कृषि वैज्ञानिक एवं हरित क्रांति के जनक प्रोफेसर MS स्वामीनाथन को प्रदान किया गया था। इसमें बताना है कौन सा सही है, तो आपके सभी सम्मिलित हो जाएंगे, सभी सही है।
कम गहरी जड़ वाली फसलों के बाद गहरी जड़ वाली फसल उगाना चाहिए। दलहनी फसलों के बाद अदलहनी फसलें बोना चाहिए। चने के खेत में के चारों ओर कुसुम को रोधी फसल के रूप में लगाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन खरीफ की फसल नहीं है? इसमें बताना है कौन सी खरीफ, तो मसूर क्या है, खरीफ की नहीं है, बाकी सभी खरीफ की फसल हैं। खरीफ की फसल कपास, जूट, अरहर, उर्द, मूंग, लोबिया, सोयाबीन, तिल, अरंडी, सूरजमुखी, सनई, धान, ज्वार, मक्का, बाजरा, ये सभी आपके खरीफ की फसलें हैं। इसमें बताना है निम्नलिखित में कौन लघु खाद्यान्न नहीं है? तो लघु खाद्यान्न नहीं है यूका। लघु खाद्यान्न इसके अंतर्गत आता है मंडुआ, रागी, कोदो, सांवा, स्मॉलर जो मिलेट्स हैं, काचुन, चेना, कुटकी। मोटे खाद्यान्न में अंतर्गत आता है मक्का, ज्वार, बाजरा। ठीक है, चलिए। न्यूनतम समर्थन मूल्य क्या होता है? तो आपका इसके द्वारा सरकार उत्पादक कृषकों को आश्वासन देती है कि खाद्यान्नों की कीमतें नियत कीमत से नीचे नहीं गिरने दी जाएंगी। ये आपका न्यूनतम समर्थन मूल्य है। अगला क्वेश्चन है, RIDF का पूर्ण रूप क्या है? तो आपका ग्रामीण आधिकारिक संरचनात्मक विकास निधि है, रूरल बेस्ड स्ट्रक्चरल डेवलपमेंट फंड है। इसकी स्थापना नाबार्ड के अंतर्गत 1995 की गई थी। नाबार्ड की स्थापना जो है 1900 के अंतर्गत 95 में की गई थी। भारत में प्रथम कृषि विद्यालय कब स्थापित किया गया था? तो 1960 में। कहाँ है आपका? तो प्रथम कृषि विद्यालय की स्थापना पंतनगर उत्तराखंड नामक स्थान पर की गई थी। हरित क्रांति के प्रभावित क्षेत्र कौन है? तो आपके पंजाब और हरियाणा है, तो ए और बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है? तो आपका करनाल है, हरियाणा में। इसकी स्थापना 1955 में की गई थी। थोक मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष क्या है? तो 2011-12 है आपका थोक मूल्य का आधार वर्ष, 2011 और 12। किस काल विधि को अवमंदन की अवधि कहा जाता है? तो आपका 1965 से 80 के बीच में। इंडस्ट्रियल जो रिसेंशन है, अवमंदन की गति है, उसे 1965 से 80 के बीच में। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत में किन क्षेत्रों में एफडीआई प्रतिबंधित है? किन क्षेत्रों में प्रतिबंधित है? तो आपका डी हो जाएगा, एक दो तीन। लॉटरी, जुआ और सट्टेबाजी में एफडीआई प्रतिबंधित है। और परमाणु ऊर्जा में प्रतिबंधित है। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन 8 कोर क्षेत्र में नहीं आता है? तो इलेक्ट्रॉनिक्स जो 8 कोर क्षेत्र हैं उनमें नहीं आता है। 8 कोर क्षेत्र हैं कौन कौन से? कोयला है, उर्वरक है, विद्युत है, कच्चा तेल है, प्राकृतिक है, गैस है, इस्पात है और सीमेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सही है? आपका संयंत्र एक तरफ है, सहयोगी देश दिए गए हैं, इंपॉर्टेंट है आपका। तो सही है आपका बोकारो जो है वो सोवियत संघ के सहयोग से लगाया गया, और भिलाई सोवियत संघ, राउरकेला जर्मनी, बोकारो सोवियत संघ और दुर्गापुर जो है वो ब्रिटेन के सहयोग से। सेल की स्थापना कब हुई थी? तो सेल की स्थापना हुई है 1974 में। सेल की स्थापना होती है 1974 में। 1974 में सरकार ने स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया सेल की स्थापना की। इसे इस्पात उद्योग के विकास की जिम्मेदारी दी गई। यह भिलाई, दुर्गापुर, राउरकेला, बोकारो, बर्नपुर स्थित एकीकृत इस्पात संयंत्रों के प्रबंध से के लिए उत्तरदायी है। अगला कौन सा सही सुमेलित है आपका? तो हो जाएगा टिस्को जो है जमशेदपुर में है, टिस्को टाटा स्टील। तो नालको कहाँ है? तो हीराकुंड उड़ीसा में है। टिस्को जमशेदपुर में, हिंडाल्को रेणुकूट में है, और इसको कहाँ है? कुटली में है, कुल्टी में है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है आपका? तो भारतीय अर्थव्यवस्था में कपड़ा उद्योग का कृषि के बाद दूसरा स्थान है, तो आपका ये सही है। भारत में आधुनिक स्तर की प्रथम सूती कपड़ा मिल 1978 में कोलकाता के निकट फोर्ट ग्लास्टर में लगाई थी, तो ये आपका गलत हो जाएगा। 1818 में लगाई गई थी, 1818 में। अगला क्वेश्चन है आपका, सूची 2 दी गई है, आपका मिलान करना है। मुकेश अंबानी रिलायंस से, रतन टाटा, रतन टाटा का क्या है? नैनो कार संबंधित है। और अजीम प्रेम जी किससे संबंधित हैं? तो आपका विप्रो से। और भारती मित्तल एयरटेल, भारती मित्तल आपका एयरटेल से संबंधित है। तो ए का आपका 3 हो जाएगा और डी का आपका 1 हो जाएगा। तो पहले ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा इसका।
भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की स्थापना कब हुई? तो 2009 में हुई। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया की स्थापना हुई 2009 में। चलिए, दो सूचियां हमको मिलान करना है, बरौनी, कपूरथला, सिंगरौली और कजराहट। कपूरथला में क्या बनता है? तो कपूरथला में बनते हैं आपके रेल के डिब्बे, रेल के डिब्बे बनते हैं, और रेल के डिब्बे बनते हैं। बरौनी में आपका क्या बनता है? तो तेल शोधन है बरौनी में। बरौनी में आपका तेल शोधन कारखाना है। सिंगरौली में आपका कोयला है, और कजराहट में आपका सीमेंट है। कजराहट में आपका सीमेंट है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? सी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। सी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। रेजिडेक्स संबंधित किससे है? तो आपका राष्ट्रीय आवास बैंक से रेजिडेक्स संबंधित है। राष्ट्रीय आवास बैंक से संबंधित है। चलिए, अगला क्वेश्चन है, क्राउडिंग आउट प्रभाव क्या है? तो है सरकारी व्यय में वृद्धि के कारण निजी व्यय में कमी होती है। मंदी के उपचार के लिए सरकार द्वारा व्यय बढ़ाने में कुल मांग, राष्ट्रीय आय तथा ब्याज दर में वृद्धि हो सकती है। ब्याज दरों में वृद्धि का निजी निवेश पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। यदि सरकारी व्यय में वृद्धि के कारण निजी व्यय अथवा निवेश में कमी होती है, तो इसे हम क्राउडिंग अथवा आउट प्रभाव कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, पूंजी प्राप्तियों का जो निम्नलिखित में कौन अंग नहीं है? तो आपका हो जाएगा पूंजी लाभ कर, ये नहीं है, बाकी आपके सभी हो जाएंगे। भारत सरकार की जो पूंजी बजट है, उसमें पूंजी खाता भी कहा जाता है, उसे पूंजी प्राप्तियां और पूंजी शामिल हैं। तो उसमें आंतरिक बाजार उधारी, भविष्य निधि जमा, विदेशी ऋण सहायता और विनिवेश, अल्प बचत जमा, लोक लेखा खाते की अन्य प्राप्तियां और ऋण एवं अग्रिम, जो अग्रिमों की वापसी है। अगला क्वेश्चन है आपका, कौन सा सही है आपका? तो एक आपका दो हो जाएगा, क्या हो जाएगा? मुरादाबाद बायो ब्रासवेयर हैंडीक्राफ्ट, और त्रिपुर क्या हो जाएगा आपका? त्रिपुर होजरी हो जाएगा, त्रिपुर। और खुर्जा क्या हो जाएगा? मिट्टी के बर्तन हो जाएगा। और अलेप्पी क्या हो जाएगा? तो नारियल के रेशे, अलेप्पी। निम्नलिखित में एफडीआई की अनुमति नहीं है। तो एफडीआई की अनुमति नहीं है, तो फार्म हाउस का निर्माण में अनुमति नहीं है, तंबाकू के उत्पाद में, रेलवे के परिवहन में, चिट फंड व्यापार में, इसमें उपरोक्त सभी में नहीं है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। फेमा कब लागू किया गया? तो फेमा 2000 में लागू किया गया, 2000 में। फेमा क्या है? फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट है। इसमें क्या होता है? तो इसका उद्देश्य जो है, विदेशी मुद्रा में लेन देनों को उदार बनाने तथा देश में विदेशी मुद्रा के समुचित एवं सुव्यवस्थित विकास को प्रोत्साहित करना होता है इसका काम। चलिए, अगला क्वेश्चन है, कार्ल मार्क्स के अनुसार विकास की जो प्रमुख अवस्थाएं हैं, वो कौन कौन सी हैं? तो आपके हो जाएंगे साम्यवाद, समाजवाद, सामंतवाद, पूंजीवाद, ये चारों हैं। तो ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसे असंतुलित विकास सिद्धांत का प्रतिपादक माना जाता है? तो हर्षमैन को माना जाता है, हर्षमैन को। अगला क्वेश्चन है, पूर्ति अपनी मांग स्वयं पैदा कर लेती है, या कथन किसका है? तो यह है आपका जेवीसे का। पूंजी अपनी मांग स्वयं पैदा करता है, ये जेवीसे का के द्वारा दिया गया था, जेवी से द्वारा दिया गया था। प्रथम पेमेंट बैंक कौन है? तो एयरटेल पेमेंट बैंक आपका प्रथम पेमेंट बैंक है। वेदांत कंपनी किससे संबंधित है? तो खनन से संबंधित है। निम्नलिखित में कौन भारत में क्रेडिट रेटिंग एजेंसी के रूप में कार्यरत नहीं है? तो कौन सी नहीं है? तो आपकी इकरा, इकरा नहीं है, इकरा भारत में क्रेडिट रेटिंग एजेंसी के रूप में कार्यरत नहीं है। डीमैट अकाउंट संबंधित है किससे है? तो म्यूचुअल, तो सॉरी, शेयर मार्केट से संबंधित है, शेयर मार्केट से संबंधित है। चलिए, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन उनके सही क्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है? तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसमें? डी सही हो जाएगा। पहला आपका, दूसरा ध्रुव, फिर आपका स्वामित्व, ध्रुव फिर स्वामित्व, फिर आपका हो जाएगा पीएम स्वनिधि, फिर आपका मिशन कर्मयोग। कब आए? तो पीएम स्वनिधि योजना कब आई? 2020 में। मिशन कर्मयोगी 2020 सितंबर 2020 में आई। स्वामित्व आई अप्रैल 2020 में। और ध्रुव योजना कब आई?
2019 में। पीएम स्वनिधि 1 जून 2020, मिशन कर्मयोगी 2 सितंबर 2020, स्वामित्व योजना 24 अप्रैल 2020। अगला क्वेश्चन है, कौन निम्नलिखित में सही है? तो पीएम स्वनिधि योजना शहरी विकास मंत्रालय से संबंधित है। समर्थ योजना कपड़ा मंत्रालय से संबंधित है। पीएम स्वनिधि स्वनिधि शहरी विकास मंत्रालय से। स्टार्स शिक्षा मंत्रालय से। प्रारंभ योजना जो है वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय से संबंधित है। भारतीय अर्थव्यवस्था के जो उदारीकरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है? तो डॉक्टर मनमोहन सिंह को कहा जाता है। डॉक्टर मनमोहन सिंह को। भारतीय अर्थव्यवस्था का जो उदारीकरण है वर्ष 1991 में शुरू हुआ, अतः उस समय डॉक्टर मनमोहन सिंह वित्त मंत्री थे, इसलिए इन्हें भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना कब लागू हुई? तो 20 जून 2020 को लागू हुई प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना। चलिए, अगला क्वेश्चन है, स्माइल योजना कब लागू हुई? तो 12 फरवरी 2022 को स्माइल योजना लागू हुई। 12 फरवरी को लागू हुई 2022 को। इस योजना का उद्देश्य था ट्रांसजेंडर समुदाय को और भीख मांगने के कार्य में लगे लोगों को कल्याणकारी उपाय को प्रदान करना। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सुमेलित सही नहीं है? तो आपका ओपेक सही नहीं है। ओपेक की स्थापना होती है 1961 में। बाकी WHO 1948, यूनिसेफ 1946, आईसीजे ठीक है इंटरनेशनल जस्टिस जो 1945 को। चलिए, WPI के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही हो जाएगा आपका? तो इसमें हो जाएगा आर्थिक सलाहकार के कार्यालय द्वारा प्रकाशित होता है। WPI थोक स्तर पर मुद्रास्फीति को मापता है। इसमें भारतीय थोक बाजार में वस्तुओं की एक प्रतिनिधि सूची शामिल है। निम्नलिखित समितियों को उनके सही क्रम में व्यवस्थित करना है। लकड़वाला, तेंदुलकर, रंगराजन और अलग समिति। इसके देखते हैं कब कब आई है। तो अलग समिति आई 1979 को, लकड़वाला समिति आई 1993 को, तेंदुलकर समिति आई 2005 को, ये याद रखना है, और रंगराजन समिति आई 2012 को, ये ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत सरकार की पहली भारतीय औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई? तो 1948 को की गई। ये स्वतंत्र भारत की जो पहली भारतीय औद्योगिक नीति है वो 1948 में घोषित की गई। बाद में 1956, 1980, 1990 और 1991 में औद्योगिक नीति संकल्प योजना की घोषणा की गई थी। चलिए, इकोनॉमिक्स की जो हमारी दूसरी टेस्ट सीरीज है, इसमें बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन थे, इसीलिए हमारी ये टेस्ट सीरीज बहुत शार्ट टाइम में समाप्त हो गई, आधे घंटे में। और इकोनॉमिक्स की दोनों टेस्ट सीरीज हमारी कवर हो गई हैं। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करिएगा, कमेंट भी करिएगा। यदि कोई क्वेश्चन गलत बता दिए गए हो तो उसको कमेंट में जरूर बताइएगा, उसको हम सुधार कर देंगे। चलिए, अगली टेस्ट सीरीज हमारी डिकोड एग्जाम की रहेगी। एनवायरमेंट की हो सकती है या यूपीएससी की हो सकती है, जो भी ठीक रहेगा वो हम लोग टेस्ट सीरीज लाएंगे। चलिए, थैंक यू सो मच।